मित्रों, विवाह मंथन में आज फिर एक बार मैं अमर बहादुर सिंह आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये भी जो पिछला वीडियो था बिहार के बारे में, ये भी वीडियो बिहार से ही संबंधित है। हम ये देखेंगे कि आज के समय में जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था बिहार सरकार के नए गठबंधन के लिए, उसकी क्या कुंडली बन रही है और उसके अनुसार से हम ये गणना करना चाहेंगे कि सरकार की स्थिरता और अस्थिरता और उसमें जो बदलाव होने वाले हैं वो क्या परिणाम देंगे। तो मित्रों, ये जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उस दिन तिथि थी त्रयोदशी और नक्षत्र उत्तर आषाढ़, जिसका स्वामी सूर्य है। त्रयोदशी का दिन वैसे भी अगर देखा जाए तो तिथि के अनुसार से तिथियों की भी शुभता अशुभता होती है, तो त्रयोदशी कोई अच्छा दिन, शुभ दिन नहीं माना जाता है। अभी महादशा सूर्य की चल रही है, सूर्य की महादशा, हालांकि सूर्य जो है वो अच्छा ग्रह है और अगर देखा जाए तो राजयोग जो कारक ग्रह होते हैं उसमें सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये सब शुभ कार्य है। और इनके जो है बलौती होने से राजयोग भी अच्छा होता है, शुभ होता है, फलदायक होता है। उसमें अगर कोई पाप ग्रह या उनके शत्रु ग्रह से मेल खाता है तब तो वह राजयोग जो है वो पूर्ण फलित नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं जो है, सबसे पहले तो जान लें कि उत्तर आषाढ़ जो नक्षत्र है इसका अपना भी चरित्र है। इस दिन जो भी जातक ही कह लीजिए, एक तरह से मान लेते हैं, जो जन्म लेता है उसके अंदर दो तीन चीज़ों का ये समावेश होता है। पहले तो आदमी जो है बहुत, उसके अंदर अहम की भावना बहुत होती है। वो आपके सामने प्रकट भले न करे लेकिन अहमवादी होता है। अनुशासन प्रिय लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक नियम कानून के इतर भी कोई जाए और उसका जो, और चूँकि ये हम बात जो कर रहे शपथ ग्रहण के गठबंधन की लेकर के कर रहे हैं, इसलिए साझेदारी के लिए यह नक्षत्र जो है ये उत्तम नहीं माना गया। यानी कि अगर इस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति किसी के साथ साझेदारी करके काम करें तो वह जो है साझेदारी बीच में ब्रेक हो जाती है, वो अच्छी तरह से नहीं चलती है। तो यह एक निगेटिव पॉइंट है इस सरकार की। आइए हम देखते हैं इसमें और भी चीज़ें। देखिए, पूरे जो कुंडली है इसके जो शुभ भाव होते हैं वो लग्न, इसको ये एक नंबर होता है, इसको हम लग्न बोलते हैं। लग्न ये चतुर्थ भाव से होता है। यहाँ से हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 भाव होते हैं। ये जो अंक है ये अंक बदलते रहते हैं। ये 12 भाव हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 11 और ये जो है 12वां भाव। 12 भाव होते हैं। लग्न जो होता है वो व्यक्तित्व होता है। देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ले रहे थे उस समय की कुंडली बनी हुई है और इसका जो लग्न है वो वृश्चिक राशि का है। तो स्वभाव भी गठबंधन का उसी तरह का होगा। लग्नेश मंगल छठे भाव में राहु के साथ है। देखिए, ये दोनों ग्रह जो है मंगल और राहु दोनों क्रूर और पापी ग्रह हैं। ये कहा जाता है कि छठे भाव में ये अगर पाप ग्रह बैठे तो शत्रुहंता होता है। कहने का मतलब ये है कि शत्रुओं का ये नाश करने वाला होता है। तो गठबंधन में ये जो दोनों लोगों का गठबंधन हुआ है उससे ये अपने शत्रुओं पे जो है वो विजय प्राप्त करेंगे लोग। अब चूँकि राहु है और मंगल है, दोनों का स्वभाव थोड़ा अलग है। राहु जो है वो गुप्त भाव है, माने अपनी चीज़ों को पंडित नहीं होने देता। वो पीछे से वार करता है या आपको अनजाने में वार करेगा। और मंगल जो है वो एक तरह सेनापति है, उसको लीड करेगा। लग्नेश का वैसे छठे भाव में बैठने से एक तात्पर्य ये भी होता है कि मनुष्य या ये जो जातक है वो अपने ही कर्मों और विचारों से ही कभी कभी जो है गलत निर्णय का शिकार कर देगा। तो ये स्थिति सरकार की भी बन रही है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो साझे वाली बात हो रही है, जो गठबंधन है दोनों लोगों का, दोनों पार्टियों का कई पार्टियों का गठबंधन है। तो इस गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी कुंडली के
जो सातवां भाव होता है, ये सातवां भाव पत्नी का होता है, सातवां व्यापार का होता है, सातवां भाव एक तरह से पार्टनर का कहा जाए तो अगर अगर पत्नी को लेंगे तो लाइफ पार्टनर हो जाएगा, बिजनेस को लेंगे तो बिजनेस पार्टनर हो जाएगा, अगर हम राजनीति में किसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो उसका ये पार्टनर हो जाएगा। तो ये जो 7th हाउस है, जिसकी राशि है वृष राशि, और इसका स्वामी जो है, इसका लॉर्ड जो है वेनस, शुक्र, सूर्य के साथ। देखिए सप्तमेश 9वें भाव में, 9वां भाव जो है धर्म का भाव माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है, शुभ भाव माना जाता है। तो इसका स्वामी शुक्र अगर 9 में बैठता है तो शुभ फल है, लेकिन ये सूर्य, एक कर्मेश सूर्य जो है 10वें हाउस का मान सूर्य, ये 9th हाउस में बैठा हुआ है। सूर्य और शुक्र दोनों एक तरह से शत्रु, उन दोनों का जो भाव है, जो विचार है, दोनों से वो विपरीत है, तो शत्रु भाव है। कहने का मतलब है कि यह जो गठबंधन का जो राजयोग मिल रहा है, यह शत्रुतापूर्ण है, जो है यानी कि वो सही मेल नहीं है। हालांकि 9वें भाव में हो जाने से यह जो है एक उत्तम व्यवस्था आपको जरूर देता है, स्थिति बनाता है। अच्छा ये भी देखिए कि ये लग्न से भी अगर सप्तम देखा जाए तो 9वां भाव होता है, और चंद्र कुंडली से, चंद्रमा से भी 9 हम अगर सप्तम देखें तो ये बुध पड़ता है, और बुध यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से देखा जाए तो ये भी 9 में ही पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहने का मतलब है कि गठबंधन का जो अगर हम चंद्र कुंडली से भी देखें और लग्न कुंडली से भी देखें तो दोनों ही कुंडलियों से 9वां भाव पड़ रहा है। ये एक तरह का गठबंधन की स्टेबिलिटी को बताता है, हालांकि विचारों में मतभिन्नता होने के बाद भी। अब हम ये देखें जो है इस पर किसकी दृष्टि है, तो देखिए इस 9वें भाव पर, यानी कि जो सप्तम का जो स्वामी है शुक्र, सूर्य के साथ है, इस पे जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ है, 1 2 3 4 5, बृहस्पति अपने से पांचवा दृष्टि डाल रहा है, यह शुभता प्रदान कर रहा है। लेकिन शनि की दृष्टि इस पे 9 के 7वें दृष्टि जो ये अच्छी नहीं है, तो ये मिला जुला असर पड़ेगा जो, यानी कि बृहस्पति चूंकि वो विद्या का कारक है, आपके मत मस्तिष्क का भी कारक है, और जो पंचम हाउस है ये देखा जाए तो एक तरह से गुप्त भाव भी कहा जाता है, प्रेम का भी भाव कहा जाता है। यानी कि ये विचार जो गुप्त है इनके, इसका इस पे दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की कुदृष्टि को बृहस्पति की दृष्टि जो है वो कैंसिल कर रही है जो। तो अगर कहीं कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो बृहस्पति बहुत बढ़िया है, मीनदार का बृहस्पति स्वग्रही अपने घर में बैठा हुआ है। इस पूरी कुंडली में ये देखा जाए तो बृहस्पति बहुत ही अच्छे जगह बैठ करके सारी चीज़ों को संतुलित कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इन्हें ये जो ग्रह हैं बैठे हुए हैं, उत्तर आषाढ़ जो नक्षत्र है उसकी मानसा सूर्य है। कुंडलियों के भाव का विश्लेषण करने में अगर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिखता तो कुंडली में बहुत सही है, लेकिन वो फलीभूत नहीं होता। तो होता क्या है कि ग्रहों की महादशा और अंतर्दशाएं अगर सही न मिले तो अच्छे भाव में बैठे हुए ग्रह भी जो विपरीत परिणाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की कुंडली में बहुत ग्रह बढ़िया है, राजयोगकारक ग्रह हैं, और वो ग्रह जो है 15 16 17 साल तक चल रहे हैं, उसके बाद खराब ग्रह की महादशा शुरू हो जाए तो क्या करेगा? बच्चे की पढ़ाई लिखाई तो 10 12 तक तो बढ़िया कराएगा, लेकिन उसके बाद से आगे का जो समय है वो खराब हो जाएगा, फिर उसको नौकरी पूरी पाने में दिक्कत हो जाती है, या अगर लेट एज में होता है तो लेट एज में मिलेगी। इसलिए सही समय पे महादशाओं का मिलना भी बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को सुचारू रूप से फल देने की। अब हम ये देखते हैं कि सूर्य की महादशा, देखिए सूर्य जो है वो दशमेश है, 10th हाउस, 10वां हाउस जो कर्म का भाव माना जाता है, और चूंकि सूर्य है तो ये राजयोग है, राजयोग के राज करने के लिए सूर्य एक महत्वपूर्ण कारक है, और कर्मेश सूर्य जो है वो सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से वो अच्छे भाव का परिणाम दे रहा है। अब चूंकि शुक्र जो है वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है, शुक्र किसका द्योतक है? शुक्र जो है वो एक तरह से देखा जाए तो स्त्री का द्योतक है। तो इनको जो राजयोग मिल रहा है,
जो भी ये राज्यों का मतलब कि जो ये सरकार चल रही है, इसमें स्त्री पक्ष का बहुत महत्व है। अब हम देखिए स्त्री पक्ष को कैसे समझ सकते हैं। देखिए इसमें जैसे कि कांग्रेस के जो सोनिया गांधी हैं, उनका इस प्रभाव हम शुक्र से जोड़ सकते हैं, या ऐसी और भी चीज़ें हैं जो अभी आपको मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी देखिएगा शुक्र से संबंधित और अन्य भी राजनीति इस सरकार में महिलाओं के, चाहे वो सरकार को अच्छे करने में या बुरे करने में, दोनों ही परिणाम जो है ये शुक्र देंगे। ये आने वाले दिनों में सरकार को महिलाओं का भाजन बनना पड़ेगा, ठीक है, वो चाहे अच्छे के लिए भी हो या बुरे के लिए भी। अब देखिए यहाँ से जो हम मंगल और राहु की जो ये शत्रु का भाव है, शत्रु भाव में मंगल और राहु दोनों बैठ करके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, दोनों ग्रह जो है, यानी कि इनको किसी भी स्तर पे जाना पड़ेगा कि ये काम इस तरह से ही लोग करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ये सुखेश जो है शनि पराक्रम हाउस में बैठ करके और ये नवम हाउस को देख रहा है जो गठबंधन के भाव का स्वामी है। शनि और सूर्य एक बाप बेटे हैं, दोनों में शत्रुता है। तो अगर हम थोड़ा अगर इनके दोनों की उम्र को भी देख लिया जाए, नीतीश जी को और इनके तेजस्वी जी को, तो एक तरह से ये भी पिता पुत्री समान है लोग। दोनों में ये सूर्य जो है और शनि, ये दोनों का शत्रुभास का होना ये बता रहा है कि बीच बीच में अपने पराक्रम से, देखिए क्योंकि पराक्रम हाउस में बैठा हुआ है शनि जो है, तो इनके पराक्रम से, इनके कार्य से ये कुछ करना चाहेंगे, उससे कुछ न कुछ निराशा या उनको सत्ता होगी जो है, और दोनों में ये खटपट की चीज़ें जो है वो होती रहेगी। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा समय आएगा कि जब इस सरकार के विपत्ति आ सकती है या कठिन समय आ सकता है। देखिए ये सूर्य में राहु अभी चल रहा, अभी जो सूर्य की महादशा में राहु के अंदर दशा है, और ये 2 जुलाई 22 से लेकर 20 मई 23 तक है। ये पूरा अगले अभी मई तक अभी ये सरकार में उठापटक, सरकार के अंदर सरकार के बाहर गतिविधियाँ ये बहुत होती रहेंगी। अब देखिएगा कि सूर्य में राहु में जब शनि चलेगा, ये मेरे ख्याल से एक 2 महीने के बाद होगा। सूर्य में राहु में शनि, जब सूर्य में राहु में सभी अक्टूबर के महीने, अक्टूबर या नवंबर में चलेगा, उस समय एक विरोधाभास बहुत जबरदस्त उभरेगा तेजस्वी में और ये नीतीश जी में जो है। हालांकि ये चूँकि बृहस्पति यहाँ पंचम हाउस में बैठ करके सप्तमेश को देख रहा है, महागठबंधन के स्वामी को देख रहा है, इसलिए कुछ भी बहुत खराब नहीं होगा। वो किसी न किसी रूप में उसको जो दुष्परिणाम होंगे उसको दूर करने में कामयाब होंगे। तो 2 जुलाई 22 से 20 मई 23 ये पूरे का पूरे समय जो है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये सूर्य में राहु में जब केतु चलेगा। देखिए केतु जो है इनका 12वें भाव में, 12वें हाउस में जब केतु होता है तो ये कहा जाता है कि जो लोग साधु सन्यासी होते हैं वो लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनका केतु 12वें भाव। तो चूँकि राजनीति में तो कोई मोक्ष प्राप्त करता नहीं है, तो एक समय ऐसा आएगा कि नीतीश को लगेगा कि अरे हम क्यों इस सब लफड़े में पड़ गए हैं, हमें सब छोड़ छाड़ देना चाहिए। अब इससे चूँकि भाई मुख्यमंत्री भी 8 बार रह चुके हैं, कितना रहेंगे जो है, एक मन में कभी कभी सरकार के आंदोलन को लेकर के ये भाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन सूर्य में बृहस्पति की जो प्रत्यंतर है, ये आप 26 मई 23 से 14 मार्च 2024, देखिए ये जैसे ही ये 26 मई 23 से सूर्य में जब बृहस्पति चलेगा, तो सूर्य 9 हाउस में और बृहस्पति 5वें हाउस में, ये दोनों ही बहुत शुभ जगह बैठे हुए हैं। और बृहस्पति का 5वीं दृष्टि सूर्य पे है, सूर्य और बृहस्पति दोनों ही मित्र हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मई 23 से लेकर के और 14 मार्च 2024 ये पूरे का पूरे समय बहुत बढ़िया बीतेगा। तो हमको तो ये लगता है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि नीतीश जी जो है, यही जो मैं पीरियड बता रहा हूँ
26 मई के बाद 23 के बाद 26 मई 23 के बाद हो सकता है कि नीतीश जी ये जो मुख्यमंत्री का जो इनका पद है ये तेजस्वी को सौंप न दें, जो क्योंकि ये संभावना इसमें दिख रही है, जो क्योंकि बृहस्पति और सूर्य का बहुत अच्छा संबंध है, मित्रवत संबंध है। एक संभावना बनती है कि 26 मई 23 के बाद तेजस्वी को ये मुख्यमंत्री सौंप दे और उससे ये अपने को जो अभी प्रधानमंत्री का जो ये बन रहा है कि मटेरियल हो गए हैं और ये प्रधानमंत्री की रेस में जाएंगे। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री के रेस में नीतीश जी अभी नहीं जाएंगे, उनका ये विचार नहीं है। उनकी जो एम है, मैं बता रहा हूँ कि वो 2027 वाली जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसका है। ये सारी गणित भले ही बाकी लोग कुछ भी समझे, मेरा पिछले वीडियो में मैंने कहा था और ये जो गणनाएं हैं ये भी बता रहे हैं जो है कि ये जो 2007 सूर्य की पूरी महादशा जो है 2027 में खत्म हो जाएगी और 25 में देखा जाए तो ये कार्यकाल खत्म हो जाएगा जी। और 25 में सूर्य में शनि चलेगा। सूर्य में शनि जब चलेगा 25 में, तो उस समय जब जो ये 26 मई 23 से लेकर और ये 14 मार्च 24 तक चल रहा है, यानी कि 24 में जो चुनाव होगा लोकसभा के पहले तक सूर्य में गुरु चल रहा है, तो ये उसमें ये उनको ये गद्दी दिए रहेंगे। लेकिन देखिए ये सूर्य में जो शनि चल रहा है 14 मार्च 24 से 26 फरवरी 25 तक, मैं आपको बताया था कि सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे के शत्रु में बाप बेटे हैं। तो ये समय फिर एक बार जो है वो तेजस्वी से संबंध इनके बिगड़ जाएंगे। जो ये बृहस्पति में बहुत बढ़िया रहा, ये संबंध बिगड़ जाएंगे और ये सूर्य में पूरे शनि तक रहेगा जो है। फिर सूर्य में बुध जब चलेगा तो ये सूर्य में बुध इनका बढ़िया चलेगा, नो डाउट। ये 10th हाउस मालिक है, उसमें ये बहुत अपने विचार और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी करेंगे जो है। और फाइनली हमको लगता है कि 2027 में जब सूर्य खत्म होगा, ये खत्म होगा आपका 8 मई 2027। सूर्य की जो महादशा है वो 8 मई 2027 तक इनकी खत्म हो जाएगी। नीतीश जी की जो है ये जो सरकार बनाए गए इसी के ऊपर हमें सारी गणनाएं कर रहे हैं। इसके बाद 8 मई 27 में उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा। और उसके बाद से देखिए, अगर इस कुंडली को हम देखें, ये मान के चले जो है कि चंद्रमा, सूर्य के बाद चंद्रमा की महादशा चलती है। चंद्रमा इनका देखिए ये नवमेश है, भाग्य का मालिक है और गुरु की राशि में बैठा के ये द्वितीय हाउस में वाणी के घर में बैठा हुआ। उस समय जब चंद्रमा की महादशा चलेगी तो इनकी वाणी इनकी तरह समतुल्यता हो जाएगी कि इनको एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष भी इनके तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा 10 साल तक चलता है, ये एक लंबी चाल है इसके लिए। और अगर हम इसका नवमांश देखें तो इस कुंडली के जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा के नवमांश में भी जो चंद्रमा वो धनु राशि में ही रहा है। नवमांश उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है। अगर नवमांश में भी ग्रह उसी राशि में हो जाए, जैसे कि चंद्रमा है धनु राशि में, तो इस संदर्भ में धनु राशि में हो गया है तो चंद्रमा जो है वर्गोत्तम हो गया है। जिस शनि मान लीजिए मकर राशि में है और नवमांश में मकर राशि में हो जाए तो हम बोलेंगे कि शनि वर्गोत्तम हो गया। तो जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो बहुत ही बलवान हो जाता है। तो कहने का मतलब कि चंद्रमा जो है बहुत बलवान है इस कुंडली का। और चंद्रमा की महादशा वो 27 में आ रही है, तो ज़्यादा चांसेज है कि नीतीश जी का जो है आने वाला जो समय होगा लोकसभा 24 में तक खत्म हो जाएगा, जो भी परिणाम आएंगे। उसके बाद से जो 27 में जो मैं लगातार मैं दोनों ही वीडियो में कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये उपयुक्त कैंडिडेट होंगे, उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा ये कुंडली भी बना रही है। तो मित्रों ये मुझे लगा कि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, लेकिन मैं जिज्ञासु पुरुष हूँ, मैं हर चीज़ की जिज्ञासा रखता हूँ और मुझे जो भी लगता है कि नहीं हमें एक सब जानकारी करनी चाहिए तो मैं पठन का काम करता हूँ। और मैं एक अध्ययन करके ही ये बात विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं आप
आप सभी से कह रहा हूँ, मैं कोई उत्तराचारी नहीं हूँ। तो मेरी ये वीडियो अच्छा लगी तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जब चैनल को देखिए सब्सक्राइब आप करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, हमें लगता है कि हमारी भी बातें भी कुछ सुनने वाला है। तो अगला वीडियो के लिए लाऊंगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।